Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So आज है 8th of January and आज 8th of January को आपके जो दो important newspaper हैं, The Hindu as well as Indian Express, उसमें जो भी important news आई है हम दोनों को आज cover करेंगे. And आज जो news मैंने select करी है आप लोगों को बताने के लिए, उन सब में जो सारे basics होते हैं उन सबको हम cover करेंगे. So this class is going to be very helpful to understand basic concepts of polity also. For example, here we are going to look at what is the role of Election Commission of India, how was it constituted and what exactly Election Commission of India does. इसके बाद we are also going to look at the GDP forecast which has just released by the government of India. तो GDP क्या होता है, इंडिया में GDP कैसे कैलकुलेट करी जाती है, GDP की इंपॉर्टेंस क्या होती है एक्सेट्रा, कैसे हम उसे बढ़ा सकते हैं एक्सेट्रा. इसके अलावा 3-4 टॉपिक्स और हैं आपके जिनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज. फर्स्ट न्यूज इज कि अभी आपके दिल्ली के अंदर में, दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं. सो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि दिल्ली जो है वो एक स्टेट है या यूनियन टेरिटरी या वो दोनों ही उसका कैरेक्टरिस्टिक है. तो पहली चीज आपको अंडरस्टैंड ये करनी है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 1 आपका जो दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटरी है, ना तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है और ना ही वो बोथ होगा. इट्स ओनली अ यूटी. एंड इंडिया के अंदर में इट इज पॉसिबल कि ऑल्दो कोई पर्टिकुलर टेरिटरी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती हो, स्टिल इट कैन हैव अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन. सो इंडिया के अंदर में आपके जो यूनियन टेरिटरीज होती है, अगर उसके अंदर में इनफ पॉपुलेशन हो तो वहां पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली और वहां की खुद की एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट वहां पे आप क्रिएट कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल देयर आर 3 यूटीज इन इंडिया जहां पे आपकी गवर्नमेंट है विच इज दिल्ली, पुडुचेरी एंड नाउ योर जम्मू एंड कश्मीर. तो ये 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया के अंदर में जिसके अंदर में आपको आपकी गवर्नमेंट भी मिलेगी और आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन होता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो पर्टिकुलर इलेक्शंस होते हैं ये कंडक्ट कौन कराता है? तो इंडिया के अंदर में जो मेन बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आपके इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईसीआई. तो इंडिया के अंदर में इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपके इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि इनका जॉब या इस पर्टिकुलर बॉडी का जॉब इंडिया के अंदर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना है. ओके, तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यहां पे क्रिएट करा है. सो आर्टिकल 324 में आपके इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने क्रिएट करा है. व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. अब ऑटोनॉमस बॉडी क्या होता है? ऑटोनॉमस बॉडी बेसिकली मींस कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर बॉडी, व्हिच मींस कि गवर्नमेंट या जो पार्लियामेंट है वो इसको नहीं बताएगी कि आपको आपकी ड्यूटी कैसे करनी है. यहां पे वो ऑटोनॉमस है, यानी वो खुद डिसाइड करेगी कि जो भी इलेक्शंस इसको कंडक्ट कराने हैं वो किस तरीके से कराए जाएंगे. ओके, तो पार्लियामेंट ने ब्रॉडली यहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू और डिफरेंट लॉज के थ्रू इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस है किस तरीके से ये फंक्शन करेगी वो बताया हुआ है. बट इलेक्शन को कंडक्ट कैसे कराना है और उन पर्टिकुलर रेगुलेशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद से डिसाइड करती है. तो आर्टिकल 324 में हमने इस बॉडी को क्रिएट करा है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराता है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करता है सबसे हाईएस्ट ऑफिस से, विच मींस आपके जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, आपके जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, दीज आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इसके अलावा आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या पार्लियामेंट्री लेवल के इलेक्शंस होते हैं, विच मींस इलेक्शन फॉर द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा, ये भी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है. सो रिमेंबर दिस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द हाईएस्ट ऑफिसर्स. इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे आपका लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्शंस यानी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है. अब इसके बाद क्या स्टेट लेवल के इलेक्शन भी यही कंडक्ट कराता है? फॉर एग्जांपल यहां पे दिल्ली एक यूटी है, उसके क्या इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगा, या फिर लेट्स से टेक एग्जांपल ऑफ यूपी और राजस्थान जो स्टेट्स हैं, क्या उनके इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है या इज देयर सम अदर बॉडी? बिकॉज मेनी टाइम्स अ क्वेश्चन कम्स अप कि हु कंडक्ट्स द इलेक्शंस एट द स्टेट लेवल, एंड एक ऑप्शन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देयर इज अनदर ऑप्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर बोथ ऑफ देम कि दोनों मिलके कराते हैं. So you should know this कि it is your election commission of India which conducts the election at the state and UT level also.
स्टेट एंड यूटी लेवल ऑल्सो। लेट्स से अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मैंने अभी अलग से नहीं बताई होती तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको ऑर्गेनिकली जस्ट बाय रीडिंग दिस कि यहाँ पे असेंबली पोल्स कराए जा रहे हैं आपके दिल्ली के अंदर में, और इट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज काइंड ऑफ डिक्लेयरिंग द इलेक्शन अनाउंसमेंट हियर। यहाँ पे जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। सो लॉजिकली ऑल्सो यू कुड हैव डिराइव्ड दिस। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, बिकॉज ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप अदरवाइज पढ़ते हो वो आपको ऑर्गेनिकली आनी स्टार्ट हो जाती है। सो रिमेंबर दिस, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेंटर में लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट एंड यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एंड देयर आर 6 स्टेट्स इन इंडिया जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एग्जिस्ट करती है, second house at the state level. So just like we have 2 houses in the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha at the central level, we can have 2 houses at the state level also, basically your legislative assembly and legislative council, which would be the 2 houses at the state level. In India currently it is not necessary to have a second house in all the states, so we have just 6 states in India which currently have a legislative council or a second house also. So the job for you is to tell me in the comment box में बताइए which are the 6 states जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है अभी आपकी। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनके इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब यू नो दिस कि इंडिया इज ऑल्सो द ओनली कंट्री जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड है, विच मीन्स वी हैव द सेंटर, वी हैव द स्टेट, बट वी ऑल्सो हैव पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज ऑल्सो। सो हमारे पास सेंटर भी है, स्टेट भी, और पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज लेवल का गवर्नमेंट लेवल भी जो है वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो पंचायत म्युनिसिपैलिटी लेवल के इलेक्शंस होते हैं उनको कौन कंडक्ट कराता है। सो रिमेंबर दिस, स्टेट लेवल तक के जो, यानी स्टेट मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल तक के जो इलेक्शंस होते हैं दे आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जैसे ही आप उसके नीचे वाली यानी 3rd ईयर पे जाते हो देन इट इज नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज योर स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो फॉर एग्जांपल यूपी में इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश होगा, राजस्थान में इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान होगा, तमिलनाडु में देयर वुड बी इलेक्शन कमीशन ऑफ तमिलनाडु, जो वहां की पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगा। सो अगेन आई रिपीट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 इलेक्शंस कराता है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, सेंटर में लोकसभा राज्यसभा का, और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ओके, इन केस अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर में आई विल आंसर योर क्वेश्चंस आल्सो। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं कि आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन इज बेसिकली कि उसकी मेंबरशिप क्या, उसमें कौन होते हैं। सो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में आपका कंपोजिशन भी प्रोवाइडेड है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि देयर शैल बी 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक CEC होगा, एंड देयर कैन बी एज मेनी इलेक्शन कमिश्नर टू सपोर्ट हिम। तो एक तो मेन हो गया, चीफ हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, एंड देयर कैन बी एज मेनी इलेक्शन कमिश्नर एज द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर रिक्वायर। तो प्रेसिडेंट यहां पे डिसाइड करेगा, और उसके बाद लिखा है कि इफ द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स बाय लॉ देन दैट वुड बी एज पर द पार्लियामेंट्री लॉ। तो आपकी पार्लियामेंट ने लॉज बनाया 1991 में सॉरी, एंड देन लास्ट ईयर ओनली 2023, एंड अंडर दोस लॉ वी हैव क्रिएटेड 2 officers as election commissioner. So the current composition of your election commission of India is that it consists of 1 chief election commissioners and 2 of the election commissioners. तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे टू सपोर्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का करंट CEC कौन है, एंड सम ऑफ यू हु आर मोर स्मार्ट, इफ यू कैन टेल मी हु आर द 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है एंड आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है, वो अगर आपको आंसर पता है तो यू कैन आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स। इंटरेस्टिंगली जो आपके ये CEC है इनका ऑफिस फरवरी में एंड हो जाएगा, विच मींस वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू CEC। दैट्स व्हाई, बिकॉज इस साल नया एक CEC का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज वेल एज द ऑफिस ऑफ CEC वुड बिकम रेलिवेंट फॉर यू फॉर द पर्पस ऑफ CLAT एग्जामिनेशन। Okay, so this is the composition of your CEC. Now what are basic functions of the election commission of India? इनके बेसिक फंक्शंस कौन से हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इलेक्शंस कंडक्ट कराना है, तो इलेक्शन को लेके जो भी मेन काम होता है, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड
हर शुरुआत से लेकर एंड तक के जितने भी काम होंगे उन सब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला काम जो इन्हें करना है विच इज प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। व्हाट आर इलेक्टोरल रोल्स? इलेक्टोरल रोल इज जस्ट लाइक योर वोटिंग लिस्ट। इट इज अ वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट जो होती है उसी को हम इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, विच मीन जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कौन कौन वोट करेगा उसको प्रिपेयर करने का काम एंड टाइम टू टाइम रिवाइज करने का टाइम। फॉर एग्जांपल देयर मस्ट बी मेनी पीपल हु माइट हैव टर्न्ड 18 इन अ पर्टिकुलर ईयर। जिस साल इलेक्शन होगा तो 5 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे नए वोटर्स आएंगे। देयर वुड बी मेनी जो लोगों ने अपना या तो कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज करा होगा या फिर दे माइट हैव डाइड आल्सो या दे माइट हैव मूव्ड अब्रॉड आल्सो। तो इस वजह से उसको रिवीजन भी करना होता है। तो हर साल प्रिपेयर करना, रिवाइज करना इलेक्टोरल रोल्स का काम जो है वो भी आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। रिमेंबर इट इज नॉट द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट बट द इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करता है। सेकंड, यस कंडक्टिंग इलेक्शंस, कि पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वोट आपके रिजल्ट डे तक, अनाउंसमेंट तक, एवरीथिंग इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट या गवर्नमेंट का यहां कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, नीदर अ थर्ड पार्टी। अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल played by the Election Commission of India is the enforcement of the Model Code of Conduct. So what is a Code of Conduct? So आपके schools में भी आपके Code of Conduct होगा कि that's how a student is supposed to behave. Similarly यहाँ पे जो Model Code of Conduct है, this is a voluntary, it's not mandatory, बाइंडिंग नहीं होता है। इट्स अ वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग द इलेक्शन एज वेल एज द गवर्नमेंट। कि जैसे ही इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में विद द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल कि किस दिन आपके इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे पूरे प्रोसेस के, उस दिन से एमसीसी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन तक आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये ऑल्दो वॉलंटरी होता है, इट अप्लाइज टू पॉलिटिकल पार्टी, कैंडिडेट्स एंड गवर्नमेंट। एंड इन केस अ पॉलिटिकल पार्टी और द कैंडिडेट और द गवर्नमेंट मिसयूजेस और वायलेट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देन द Election Commission of India has certain powers to take action against those political parties or candidates. For example, कि Model Code of Conduct जब लगा हुआ होता है, so campaigning में it is expected कि आप यहाँ पे votes नहीं मांगोगे in the name of religion. So in case अगर कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर वो किसी रैली के अंदर में वोट्स मांग लेता है इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट, तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उसके ऊपर पे यहाँ पे कैंपेनिंग रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी रिस्ट्रिक्शन ऑफ कि दिस पर्सन और द प्राइम मिनिस्टर और whoever is a candidate that time is not going to campaign for the next 48 hours. नेक्स्ट 2 दिन तक वो कैंपेन नहीं कर पाएंगे एंड इट्स नॉट अ स्मॉल पेनल्टी बिकॉज आपके उन पर्टिकुलर पीरियड में 2 दिन आप कैंपेनिंग नहीं करते हो तो आपका जो पूरा का पूरा इलेक्शन का कैंपेन है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी बिग पावर विच इज गिवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाउएवर यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल बात ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इससे ज्यादा कोई पावर नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी कैंडिडेट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसको वहां पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है, उसको सस्पेंड नहीं कर सकता है फ्रॉम द होल इलेक्शन प्रोसेस, चाहे कितना ही सीवियर उसका ब्रीच हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। इसके पास कहीं ना कहीं वॉलंटरी है, तो इस वजह से नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन या कहीं ना कहीं एथिकल पावर ही आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में होती है टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज पर्टिकुलर पीपल। इसके बाद मॉनिटरिंग कैंपेन एक्सपेंडिचर्स एंड रिजॉल्विंग इलेक्टोरल डिस्प्यूट। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि जो कैंपेन में एक्सपेंडिचर्स करा जाता है उसका देयर इज अ लिमिट फॉर द लोकसभा एज वेल एज फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। हर किसी बिगर स्टेट्स के अलग इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, स्मॉल स्टेट्स के लिए अलग आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिमिट होता है। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन एक्सपेंडिचर आपका क्रॉस नहीं करना चाहिए बिकॉज अगर क्रॉस हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है और किसी के पास पैसे ही कम है, तो यहाँ पे जो इलेक्शन है वो मनी पावर से डिसाइड हो रहा है than the qualification of a particular person. And दूसरा is resolving electoral dispute. अब यहाँ पे एक पॉइंट अटेंशन पे करने की बात है कि जब मैं यहाँ इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स कह रहा हूं, इट इज ओनली रिगार्डिंग इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स टिल द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। अगर उससे पहले कोई भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट आता है उस पर्टिकुलर केस में आपका यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। बट इलेक्शंस कंप्लीट होने के बाद, मतलब अगर रिजल्ट आ चुका है उसके बाद अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो इलेक्शन पेटिशन फाइल होती है
है इन द हाई कोर्ट। तो चाहे एमपीज का इलेक्शन हो लोकसभा राज्यसभा में या एमएलएस का स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो, इलेक्शन पेटिशन जो होती है इन ऑल द केसेस इज फाइल्ड एट द हाई कोर्ट लेवल ओनली, नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट और सम अदर ट्रिब्यूनल क्रिएटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज द हाई कोर्ट जहां पे आप इलेक्शन पेटिशन फाइल करते हो आफ्टर रिजल्ट हैज बीन अनाउंस्ड। एंड फाइनली जो डिक्लेरेशन होता है रिजल्ट का कि किसने कितने वोट्स किसको मिले हैं, कौन यहाँ पे विनर है, वो सब डिक्लेयर करना और फिर ओथ टेकिंग प्रोसेस को ओवरसी करना। सो एडमिनिस्टर नहीं करता है यहाँ पे वो, बट ओवरसी करता है कि ओथ टेकिंग प्रोसेस भी आपका प्रॉपर्ली कंडक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दीज ऑल आर फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो अगेन दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर क्लैट एग्जाम एज वेल एज एलेट एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स लुक एट also look at the process of election. So this is for your general understanding कि process of election कब start होता है, क्या क्या उसमें करा जाता है और फाइनली किस प्रोसेस में जाके वो एंड होता है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप होता है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। फॉर एग्जांपल जो आज आपके न्यूज़पेपर में न्यूज आई है, दैट इज द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट ओनली, कि आपका जो इलेक्शंस है इस बार के दिल्ली के वो किस पर्टिकुलर डेट को यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे। सो इट इज पॉसिबल कि अगर कोई बड़ी स्टेट है तो मल्टीपल फेजेस में इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। फॉर एग्जांपल यूपी इज अ बिग स्टेट, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल देयर, तो वहां पे फेजेस में इलेक्शन होता है। इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर ओनली वी हैड लोकसभा इलेक्शन बिकॉज पूरे कंट्री के अंदर में आपको इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। तो इट टुक प्लेस इन 7 फेजेस, 7 फेजेस में, मतलब कुछ स्टेट्स के इलेक्शन एक फेज में हुए, फिर कुछ गैप था, फिर सेकंड फेज, फिर कुछ गैप, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 इस तरीके से आपके हुए। बिकॉज दिल्ली इज अ स्मॉल स्टेट बट, तो इस वजह से एक ही फेज में एक ही दिन पे आपकी पूरी वोटिंग हो जाएगी। अब यहां पे जो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन होता है इट इज डन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली। ओके, सो जो अनाउंसमेंट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने फोटोग्राफ देखी, दैट्स द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां पे आपके डेट्स को अनाउंस किया जाता है ऑफ दिल्ली। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इन डेट्स को अनाउंस करता है, आपका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कैंपेनिंग और नॉट बिफोर अ मंथ और 2। व्हेनेवर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन इज डन, उस दिन से आपका एमसीसी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और ये कंटिन्यू करता है टिल द रिजल्ट डे। तो रिजल्ट डे तक आपका ये इंप्लीमेंट होना है, नॉट जस्ट टिल द वोटिंग डे, बट जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक एमसीसी इंप्लीमेंट होता है। एंड इसके अंदर में दे टेल यू द डेट ऑफ पोलिंग, द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशंस, वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी जो होगा, किसी को विड्रॉ करना है अपना नॉमिनेशन तो व्हाट इज द लास्ट डेट, एंड कंप्लीशन ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल रोल एक्सेट्रा, जो भी है कि इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले जो भी रिक्वायरमेंट है वो अनाउंसमेंट के टाइम में डेट्स के थ्रू बता दिया जाता है। सेकेंड जॉब इज इलेक्टोरल रोल्स और वोटर लिस्ट जो है इनको यहाँ पे फाइनलाइज करना। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये आपका अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है और अपडेशन होता है यूजुअली जब भी आपके इलेक्शंस होते हैं उसके 1 महीने पहले तक भी अपडेशन चलता रहता है। बट एक बार अगर इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो गया एंड लेट्स से बोनाफाइडली ही किसी पर्सन का अगर नाम उसमें से मिस हो चुका है तो अब उसके अंदर में एडिशन नहीं हो सकता है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे किसी भी इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट को यहाँ पे रिवाइज कर रही है तो उस रिवीजन पीरियड में ही आपका नाम उसमें ऐड हो जाना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्ट कराना है, रिमूव कराना है तो रिमूव हो जाना चाहिए। एक बार पब्लिशिंग के बाद उसके अंदर में आप चेंजेस नहीं करा सकते हो। ठीक है, सो सेकंड स्टेप ये हो जाएगा। थर्ड स्टेप इज टू इंप्लीमेंट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो आई हैव टोल्ड यू कि जैसे ही आपका इलेक्शंस अनाउंस किए जाता है, अनाउंसमेंट डेट से ही आपका एमसीसी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। एंड यू शुड नो दिस कि ये इंप्लीमेंट किया जाता है, ये सब पे अप्लाई होता है जो भी इलेक्शन प्रोसेस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, सब पे ये एमसीसी अप्लाई होता है। सो डायरेक्टली में तो ऑब्वियसली जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर इन द इलेक्शन बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अभी बीजेपी है, वो ही पार्टी तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट पे भी ये पर्टिकुलर एमसीसी है ये इंप्लीमेंट किया जाता है। इनडायरेक्टली किन पे होता है? सो इट वुड बी लेट्स से अ कंपनी और सम एनजीओ और एनी अदर बॉडी जो इलेक्शन के अंदर में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारी आजकल ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो यहां पे गवर्नमेंट को, नॉट गवर्नमेंट जस्ट, बट पॉलिटिकल पार्टीज को हेल्प करती है इन फाइटिंग अ पर्टिकुलर इलेक्शन। जैसे सम ऑफ यू माइट नो कि प्रशांत किशोर करके एक लीडर हैं बिहार के, उनकी खुद की एक आईपैक करके कंपनी थी और देयर जॉब वाज टू प्रोवाइड हाउ टू डू प्रॉपर कैंपेनिंग। दे यूज्ड टू डू सर्वेस इन डिफरेंट विलेजेस, वहां से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे एंड दे यूज्ड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी जो भी उनका क्लाइंट होता था। और वो जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी
होती थी उस पर्टिकुलर सर्वे के बेसिस पे, उनके पॉलिसी, उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे अपने पोल प्रोमिसेस तैयार करती थी। तो कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कंपनी या थर्ड पार्टी जो इलेक्शन प्रोसेस से कनेक्टेड है, उस पर भी एमसीसी इंप्लीमेंट किया जाता है। अब की प्रोविजन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंटली प्रोहिबिट्स पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम मेकिंग प्रोमिसेस दैट मिसयूज पब्लिक फंड्स। तो एक बार जब आपका एमसीसी अनाउंस हो जाता है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि एमसीसी के थ्रू कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो इन पावर हो, विच मींस द गवर्नमेंट इन पावर, और या फिर अपोजिशन हो, वो कोई भी ऐसी प्रॉमिस नहीं बताएंगे जिसके अंदर में देयर इज मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड। सो ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है कि लेट्स से अगर मैं अनाउंस करता हूं कि इफ आई विन द इलेक्शन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड 5,000 रुपीज टू एवरी वुमेन इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो ये क्या प्रॉमिस टू मिसयूज पब्लिक फंड में आएगा या नहीं आएगा? बट ऑल्दो यहां पे दिस इज व्हाट इज स्टेटेड इन द एमसीसी ऑल्सो। सेकेंड इज रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी फॉर कैंपेन पर्पसेस, कि जब कैंपेनिंग करी जा रही है तो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो पावर में है, वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकती है फॉर कैंपेनिंग पर्पस, चाहे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। और यहां पे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इंदिरा गांधी को जब यहां पे डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो थोड़ा सा आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंदिरा गांधी, थोड़ा सा हिस्ट्री करते आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। He was disqualified because she misused government machinery for campaigning purposes। तो उन्होंने अपने इलेक्शंस के अंदर में यूपी में रायबरेली से वो कंटेस्ट करती थी, उन्होंने वहां पे अपने इलेक्शन के अंदर में गवर्नमेंट व्हीकल्स का, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यहां पे मिसयूज किया था, एंड इस वजह से उनको आफ्टर विनिंग द इलेक्शन शी वाज डिस्क्वालिफाइड, एंड उसके बाद शी गॉट एंग्री और व्हाटएवर, बट देन शी डिसाइडेड टू इंपोज इमरजेंसी ऑल्सो। तो यहां पे ये पर्टिकुलर एमसीसी was one of the reasons why emergency was caused in 1975। थर्ड पे आते हैं, इंश्योर इम्पार्शियलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस, कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स इलेक्शन के अंदर में इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल कि मेरे को पुलिस सर्विस भी रिक्वायर्ड होगी, आपके इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं, इट इज नॉट द केस कि यहाँ पे कोई मुझे नहीं, कोई यहाँ पे मैंने अलग से इलेक्शन फोर्स बनाई हुई है, द सेम ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट विच आर डूइंग गवर्नमेंट वर्क अदरवाइज आर इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो हो सकता है कि पब्लिक ऑफिशियल्स माइट बी बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, तो इस पर्टिकुलर केस में जो पूरी की पूरी आपकी मशीनरी होती गवर्नमेंट की, वो पूरी आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में फंक्शन करती है। सो रेदर देन बीइंग द सर्वेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल क्लास जो भी उस टाइम है, दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल्सो हाउ वी डिसाइड या वी प्रोवाइड कि यहां पे न्यूट्रलिटी और इंपार्शियलिटी रहे। फोर्थ इज फॉरबिड्स हेट स्पीच, ब्राइबरी एंड इंटिमिडेशन। अगर कोई हेट स्पीच देता है, कोई ब्राइबरी यहां पे दे रहा है, वोटर्स को कह रहा है कि आप मुझे वोट देना, मैं आपको 500 रुपए देता हूं, या मैं आपको वहां पे लिकर प्रॉमिस कर रहा हूं, या मैं किसी को इंटिमिडेट कर रहा हूं कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं आपके फैमिली के साथ ये कर दूंगा, या फिर वंस आई कम बैक आफ्टर विनिंग इलेक्शन आई विल मेक श्योर कि आपके सोसाइटी के अंदर में, आपकी कॉलोनी के अंदर में रोड भी नहीं बने, ना आपके पानी आए, ना बिजली आए। तो अगर कोई भी ऐसे इंटिमिडेट करता है, सो इट इज वायलेशन ऑफ एमसीसी। हाउएवर द सैड पार्ट इज कि अगर कोई इस टाइप से इंटिमिडेट करता है, ब्राइबरी करता है, हेट स्पीच करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास मैक्सिमम जो पावर है, इट इज टू स्टॉप हिम और हर फ्रॉम कैंपेनिंग। सिर्फ आप कैंपेनिंग रिस्ट्रिक्शन उस पर इंपोज कर सकते हो, आप उसका कैंडिडेचर जो है उसको कैंसिल नहीं कर सकते हो। दैट इज नॉट अ पावर विच हैज बीन गिवन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, सो दैट्स आल्सो वन पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, कैंपेनिंग चल रही है, इसके बाद फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, दे वुड गो एंड फाइल देयर नॉमिनेशन कि यस आई एम कंटेस्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीट। तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी अपॉइंटेड ऑफिशियल है उसके पास जाके नॉमिनेशन फिल करना पड़ता है। एंड फाइनली नेक्स्ट स्टेप इज द कैंपेनिंग पीरियड। तो जैसे ही आप नॉमिनेशन फिल करते हो, बिफोर एंड आफ्टर ऑल्सो, पहले भी आप कैंपेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट यूजुअली नॉमिनेशन के बाद कैंपेनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं लोग, और यहां पे आप पार्टीज जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली आपकी जो कैंपेनिंग होती है, दिस कैन ओनली बी 48 आवर्स बिफोर द वोटिंग डे। तो जिस दिन भी वोटिंग स्टार्ट होगी, सो लेट्स से कि अगर जैसे 8 फरवरी को अगर इलेक्शंस कॉल्ड हैं, तो 6 फरवरी
से अब आप 6 फरवरी ऑनवर्ड 6 और 7 को अब आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते हो। व्हाई सो? बिकॉज कैंपेनिंग के अंदर में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी प्रोमिसेस करती हैं एंड यहां पे वोटर जो है वो शायद कंफ्यूज हो सकता है। तो 2 दिन यहां पे वोटर को दिए जाते हैं 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शन डेट। तो 8 को अगर इलेक्शन है तो 6 और 7 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शन डेट अब यहां पे कोई भी कैंपेनिंग नहीं करी जाएगी। दिस पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज साइलेंस पीरियड एंड जो ये साइलेंस पीरियड है ये भी एमसीसी के अंडर में आता है और इन केस ये साइलेंस पीरियड कोई वायलेट करता है सो अगेन अब कैंपेनिंग तो कर नहीं सकते हो। बट अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि साइलेंस पीरियड से जो सैंक्टिटी इलेक्शंस की वो यहां पे शायद कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकता है विच मींस इलेक्शन की नाउ डिफरेंट डेट वुड कम। तो साइलेंस पीरियड के अंदर में 48 आवर्स बिफोर द वोटिंग डेट आपका जो इलेक्टोरेट है आपका जो वोटर है वो आराम से बैठ के शांति से अगर सोच सके कि भाई मुझे किसे वोट करना चाहिए, इसलिए ये साइलेंस पीरियड भी प्रोवाइड किया जाता है कैंपेनिंग में। ओके, वंस द कैंपेनिंग इज ओवर देन वी हैव द वोटिंग डेट एंड इंडिया इज अ कंट्री जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज करते हैं और ऑल्सो नोन एज ईवीएम्स। प्लीज 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 ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। आपके ईवीएम्स होते हैं और ईवीएम से कनेक्टेड एक मशीन होती है जिसमें वो स्लिप होती है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। दैट मशीन इज नोन एज वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। रिमेंबर इट इज वेरीफाइबल। आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वेरीफाइबल की जगह लिखा होगा वोटर वेरीफाइड, वोटर वेरिफिकेशन। तो रिमेंबर दिस, इट इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल फॉर ट्रांसपेरेंसी। Okay, so this is how voting takes place in India. Once the voting is completed on a particular date there is counting of votes and because now we are using EVMs तो हमें सिर्फ सारे votes को collate करना होता है और उसके बाद we can simply declare the results also. तो votes are counted in a centralized location under tight security and then results are announced by whom? By the Election Commission of India. ओके, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां तक आपके इस इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है जब तक काउंटिंग ऑफ वोट और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स यहां पे होता है। सो फाइनली जो विनर होता है दैट इज आल्सो डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Once the result is announced, now we know which are the political parties or which group of political parties can form a government. So it is possible कि एक single party ही यहाँ पे majority of votes लेकर आ जाए, but it is also possible जैसे अभी लोकसभा में हुआ कि BJP alone did not had the majority, it had to take help from other coalition partner also. तो यहाँ पे जो भी पार्टी majority में होती है, it is usually the lieutenant governor जो आपके या गवर्नर जो होता है वो उस particular political party या coalition को यहाँ पे बुलाता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर यूजुअली इनवाइट्स द पार्टी विद अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यहां पे उसको इनवाइट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिल्ली के केस में, बिकॉज दिल्ली इज अ यूटी, दिल्ली के केस में इट इज नॉट द एलजी जो यहां पे आपका गवर्नमेंट को अपॉइंट करता है, इट इज एक्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो दिल्ली के सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम को यहां पे अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ एलजी ऑब्वियसली। तो प्रेसिडेंट यहां पे अपॉइंट करता है। हाउएवर जब ओथ सेरेमनी होती है विच मींस कि जब वो ऑफिस की ओथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा, दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ओनली। ओके, तो 3 स्टेप प्रोसेस है दिल्ली का जो बाकी सबसे डिफरेंट है। बाकी सब स्टेट में प्रेसिडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट इज ओनली द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जैसे राजस्थान में जब सीएम बनेगा तो राजस्थान के सीएम को अपॉइंट किया जाएगा बाय द गवर्नर, उसकी ओथ सेरेमनी जो होगी दैट वुड आल्सो बी अंडरटेकन बाय द गवर्नर ओनली। बट दिल्ली के केस में एलजी जो लार्जेस्ट पार्टी होता है उसको इन्वाइट करता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, उसको यहां पे एक बार अपॉइंट करता है। फाइनली यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ एलजी डिसाइड करते हैं, अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को और वो बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। एंड देन अगेन एलजी कम्स इनटू पिक्चर यहां पे जब वो उनको ओथ सेरेमनी में ओथ दिलवाता है एंड दैट्स हाउ अ गवर्नमेंट इज क्रिएटेड इन इंडिया। ओके, तो चाहे दिल्ली का केस हो, चाहे आपका इंडिया का हो, चाहे किसी भी स्टेट का केस हो, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज अंडरटेकन मोर और लेस। जो लास्ट स्टेप है बस इसी में थोड़ा डिफरेंस होता है बिकॉज दिल्ली जो आपका यूनियन टेरिटरी है और सीट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट है, यहां पे प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है। अदरवाइज इट इज द गवर्नर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओथ टेकिंग ऑल्सो एंड फॉर द अपॉइंटमेंट at the state level also. Okay, so this is regarding your first view.
ओके, सो आई नो बहुत लंबा हो गया, बट आई एम श्योर आपको इलेक्शन का प्रोसेस दिल्ली के केस में समझ में आ गया, बिकॉज अब आप न्यूज़पेपर में फरवरी तक इन्हीं सब चीजों को पढ़ोगे। तो अगर आपने आज की इलेक्शंस को अच्छे से समझ लिया, आई वुड से कि आप वापस से बैक करके रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, सो दैट अगर आपको ये समझ में आ गया तो फरवरी तक सिर्फ इलेक्शंस की न्यूज आने वाली है प्राइमरी न्यूज़पेपर में, तो आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी आपकी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स, उसका डिपार्टमेंट है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसने जीडीपी का जो 2024 का और 2025 का एडवांस एस्टिमेट प्रोवाइड करा है कि इंडिया में जीडीपी की ग्रोथ क्या है। सो ये न्यूज जो हमने दोनों ही न्यूज़पेपर से कवर करी है, बिकॉज बहुत हॉलिस्टिकली आपके हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में कवर्ड है, मोर सो इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमी का जो कवरेज होता है वो बहुत अच्छा आता है, बट यू हैव टू रीड ओनली वन न्यूज़पेपर, तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज भी हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी अवेयर कि जीडीपी क्या होता है, एंड आपके एलेट एग्जाम के अंदर में लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ओवर जीडीपी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, एंड इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो पहले तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ग्रॉस है, विच मीन्स कि मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन को यहाँ पे एडजस्ट नहीं करा है। डोमेस्टिक रिलेट्स टू माई टेरिटरी ऑफ इंडिया, मेरे टेरिटरी के अंदर काम करा जा रहा है, एंड प्रोडक्ट इज बेसिकली द टोटल प्रोडक्शन और इनकम जो मैंने टोटल यहाँ पे प्रोडक्शन करा है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज जीडीपी, डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम एक प्रॉपर टर्म्स में। सो इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू। तो मैं इसकी जो मनी वाली वैल्यू है कि रुपीस के हिसाब से मैंने जो भी प्रोडक्शन करा है उसकी वैल्यू निकालता हूं मॉनेटरी टर्म्स में, ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो मैंने अपनी इंडियन टेरिटरी के अंदर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करा है विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। रिमेंबर डोमेस्टिक वर्ड जो है यहाँ पे कंट्रीज के बॉर्डर को यहाँ पे डिनोट करता है, विच इज बेसिकली कि चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, अगर वो इंडिया में कुछ भी प्रोडक्ट कर रही है तो वो मेरे जीडीपी का पार्ट होगा। सो लेट्स टेक एग्जांपल, मैगडी है, अगर इंडिया में कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ भी यहाँ पे वो प्रॉफिट गेन कर रहा है, वो सब मेरा जीडीपी का पार्ट माना जाएगा, चाहे वो पैसा बाद में यूएस चला जाए। ओके, सो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो सिर्फ गुड्स ही नहीं, जो प्रोडक्शन है, इन्फोसिस है, आपकी जितनी भी टेक कंपनीज हैं, या फॉर एग्जांपल ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या आप यूट्यूब जो देख रहे हैं, जो भी ये पैसा यहाँ पे सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब भी मेरा जीडीपी का ही पार्ट है, प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ गिवन पीरियड, और गिवन पीरियड इज बेसिकली इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो एक क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है, फ्रॉम विच पर्टिकुलर डेट एंड मंथ टू विच पर्टिकुलर डेट एंड मंथ। तो एक फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करी जाती है इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो सारा का सारा आपका जीडीपी का पार्ट होता है। ओके, अब जीडीपी के अंदर में जो मुझे मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देयर आर डिफरेंट मेथड जिसके थ्रू मैं उसे कैलकुलेट कर सकता हूं, और एक होता है उसमें एक्सपेंडिचर मेथड जो इंडिया यूज करता है। सो एक्सपेंडिचर मेथड इज व्हाट, कि अगर मैं जितने भी मेरे यहाँ पे सेक्टर्स हैं उन सबके मैं अगर कंजम्पशन को या उनके एक्सपेंडिचर को ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल वी हैव द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव द गवर्नमेंट, वी हैव सर्टेन कंपनीज, वी हैव द एक्सपोर्ट सेक्टर, ये जितने भी सेक्टर्स हैं, ये जो भी खर्चा करते हैं, इनको मैं ऐड कर दूं, सो आई विल समहाउ गेट दिस पर्टिकुलर मॉनेटरी वैल्यू ओनली। तो मैं सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर सकता हूं। एट द सेम टाइम द अदर मेथड इज कि जितने भी यही सेक्टर्स हैं, इन सबकी जो इनकम है जो इन्होंने साल भर में जनरेट करी है, अगर मैं उन सारी इनकम्स को ऐड कर दूं तो भी मुझे टोटल इनकम मिल जाएगी यहाँ पे। दैट इज ऑल्सो द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। एंड थर्ड वे इज कि जितने भी यहाँ फर्म्स हैं, उन्होंने जो भी यहाँ पे बिजनेस करते हैं, उन सबका अगर मैं वैल्यू एडिशन निकाल लूं तो उस बेसिस पे भी मैं यहाँ पे जीडीपी को कैलकुलेट कर सकता हूं। बट इंडिया के अंदर में इन तीनों मेथड में से हमने एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है, एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है उसको यूटिलाइज करा है। ओके, बट बिफोर आई एक्सप्लेन टू यू कि इंडिया में हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी एज वेल एज योर रियल जीडीपी। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जो अभी गवर्नमेंट का डेटा आया है उससे हमें यह पता पड़ा है कि इंडिया की जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी, यू विल अंडरस्टैंड, इट हैज ग्रोन ओनली बाय 57%। 57% ही से ही ग्रो करिए। हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ अगर हम देखते हैं पिछले 5 साल में, इट इज लेस देन 5%, इट इज अबाउट 5% रेदर देन जो गवर्नमेंट आपको कह रही है 8%, 10%, इट इज ओनली 5%, ना कि 9.7% एक्सेट्रा। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? सो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फर्क होता है मेजरली आपका, यहां पे मैं
इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता हूं. So if I explain this concept of nominal real GDP by a simple example, so let's say कि अगर मैंने 2024 में एक पेन बनाया और उस पेन को बनाने का कॉस्ट है 100 रुपीज, उसकी मॉनेटरी वैल्यू 100 रुपीज है. 2025 के अंदर में मैं सेम पेन को 110 रुपए में सेल कर रहा हूं. सो लेट्स से एक पेन है जो मैंने 100 रुपए बनाया 2024 में, 2025 में मैं वो सेम पेन जो है वो 100 की जगह 110 में बेचना स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज आई वांट कि एक टाइम के बाद उस प्राइस भी बढ़नी चाहिए. तो इसी को हम इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं कि यहां पे मैंने कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करा है, इट्स द सेम प्रोडक्ट जो मैं 110 में सेल कर रहा हूं. बट और ये जो पर्टिकुलर चीज है 100 से 110 हुआ, अगर मैं ग्रोथ देख रहा हूं जीडीपी की, तो अगर मैं 100 की जगह 110 वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं, इट इज नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी विच इज बेसिकली जीडीपी एट द करंट मार्केट प्राइसेस. कि अभी मैं ये नहीं देख रहा हूं कि इसमें वैल्यू एडिशन क्या हुआ है, इसमें इंक्रीमेंट क्या हुआ है, मैंने पहले क्या वैल्यू थी सीधे उसको कैलकुलेट करा है, और यहां पे अब जो वैल्यू मैंने सीधे उसको कैलकुलेट करा हूं. बट अगर एट द सेम टाइम मैं कोई एक पर्टिकुलर बेस ईयर बना लेता हूं, विच मींस अगर 2024 को मैं बेस ईयर मान लेता हूं 100 और 2025 को मैं आज का करंट ईयर मानता हूं और मुझे रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहां पे इन्फ्लेशन को नहीं काउंट करूंगा. विच मीन्स अगर लास्ट ईयर मैंने जो प्रोडक्शन करा है वो 100 रुपीज का ही था, उसकी वैल्यू 100 रुपीज ही थी, और इस बार वैल्यू 110 बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हुई है, विच मीन्स वैल्यू एडिशन इज एक्चुअली 0 रुपीज. वैल्यू एडिशन इज एक्चुअली 0 रुपीज, और एक्चुअल प्राइस इसकी इस साल भी इसकी वैल्यू सिर्फ 100 रुपीज के बराबर ही है. तो रियल जीडीपी के अंदर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. या थोड़ा सा और अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो लेट्स से 2024 में 100 का था, 2025 में ये 112 रुपीज का था, और यहां पे 10 रुपीज 2 रुपीज का तो मैंने वैल्यू एडिशन करा है, और 10 रुपीज इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज है, महंगाई बढ़ गई है, चीज महंगी मिल रही है, इस वजह से हुई है. तो यहां पे अगर मैं नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करता हूं तो इट वुड बी कैलकुलेटेड एट 112 रुपीज, तो मैं 112 रुपए ऐड करूंगा. बट अगर मैं यहां पे रियल जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तो यहां पे 112 नहीं, बिकॉज मैंने 2 रुपीज का एडिशन किया है, तो मैं यहां पे वैल्यू इसकी अब 102 रुपीज करूंगा. सो उससे मुझे क्या आइडिया मिलेगा कि मैं एक्चुअली ईयर ऑन ईयर मेरी इकोनॉमी के अंदर में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं. तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं करंट मार्केट प्राइसेस पे तो मुझे नॉमिनल जीडीपी मिलती है. अगर मैं इसे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके सिर्फ वैल्यू एडिशन को चेक करता हूं तो मुझे रियल जीडीपी मिलती है. एंड अगर मुझे प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है कि मेरे कंट्री के अंदर में क्या ग्रोथ लेवल है, सो इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट कि मैं रेदर देन नॉमिनल जीडीपी देखूं, मुझे रियल जीडीपी देखनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी रियल जीडीपी जो मैंने आपको समझाया, जो इन्फ्लेशन है उसको अगर मैं एडजस्ट करता हूं तो मुझे एक्चुअल इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज पता पड़ता है. तो या तो नंबर ऑफ गुड्स बढ़े होंगे या फिर उसी पर्टिकुलर गुड्स के अंदर में मैंने वैल्यू इंक्रीज करा होगा. तो उस बेसिस पे रेदर देन मैं सेम प्रोडक्ट दे रहा हूं, अब मैंने उसकी बस प्राइस इंक्रीज करी, उसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं है, तो वो नॉमिनल जीडीपी. और अगर मैंने एडजस्ट कर दिया इन्फ्लेशन महंगाई को तो यहां पे रियल जीडीपी आपको मिल जाएगी. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट. अब यहां पे हम आते हैं जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया के ऊपर पे. इंडिया के अंदर में जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके 3 मेथड्स होते हैं, और इसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड लेते हैं, विच मींस कि इंडिया के जो 4 सेक्टर हैं वो जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको मैं यहां पे मेथड को यूटिलाइज करूंगा. सो आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला ऑल्सो. जीडीपी को अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना चाहूं सो इट वुड बी C प्लस I प्लस G प्लस NX, विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. और इन्हीं कंपोनेंट्स को अभी हम यहां डिस्कस करने वाले हैं. तो जीडीपी का आपका फॉर्मूला जो है इट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज द एक्सपेंडिचर डन बाय द रिटेल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, विच मींस यू एंड आई, जो हम लोग हैं, जो पब्लिक होती है, जो आपका खर्चा कर रही है, वो सब सी का पार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट. ये सारे हम डिटेल में करेंगे. इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर डन बाय द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर एक्चुअल में पैसा कहां खर्च कर रहा है, इट इज बीइंग डन इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसने कोई कहीं पे नई फैक्ट्री लॉन्च करी है, वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. थर्ड कंपोनेंट जीडीपी को कैलकुलेट करने में होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. यहां पे गवर्नमेंट क्या खर्चा कर रही है, तो गवर्नमेंट ने सैलरीज दी, पेंशन दी, एक्सेट्रा दी, पब्लिक सर्विस में जो पैसा खर्च करा वो सब आपका जी का पार्ट हो जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का. एंड फोर्थ इज योर एक्सपोर्ट सेक्टर. तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एनएक्स स्टैंड्स फॉर मैंने क्या एक्सपोर्ट करा और उसमें से क्या इंपोर्ट करा. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से मुझे यहां पे एनएक्स की वैल्यू मिल जाती है.
ओके तो यहां से मुझे एक्चुअल जीडीपी पड़ती है। अब पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये तीनों तो इंडिया के अभी पॉजिटिव हैं, बट बिकॉज हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, हमारी मॉनेटरी वैल्यू इंपोर्ट की ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, ये हमेशा आपका नेगेटिव ही रहता है। मोस्ट केसेस में दिस वुड बी नेगेटिव। तो प्राइमरली आपकी जो जीडीपी डिराइव करी जाती है दिस इज थ्रू सी प्लस आई प्लस जी, एनएक्स तो उल्टा नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करता है टू जीडीपी प्रोडक्शन। तो यहां पे पहला जीडीपी में पहला कंपोनेंट है सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अब इसको इसलिए समझ लेना बिकॉज यहां पे आप न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ोगे कि इंडिया के अंदर में कंजम्पशन कम हो रहा है, और यहां पे कंजम्पशन का मतलब क्या है कि बेसिकली आप और मैं यहां पे खर्चा कम कर रहे हैं, मे बी बिकॉज हमारी सैलरीज कम है, या मे बी हमें फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी है तो हम सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन में पैसा कम खर्च कर रहे हैं। तो इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि 2024 में कार सेल्स कम हुई है, 2025 के अंदर में, या 24 ही आया अभी, तो 2024 के अंदर में आपके जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल कि आपकी जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे सर्फ हो गया, जैसे शैम्पू, साबुन, ये सब हो गए आपके, इन सब का जो इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन है वो नहीं हुआ है। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस तो बढ़ी हैं बट उसमें कुछ भी इंक्रीज, पहले 5 प्रोडक्ट्स की जगह 10 नहीं बिक रहे हैं, 5 या 6 ही बिक रहे हैं, तो यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कंजम्पशन हम रूरल के हिसाब से निकालते हैं, अर्बन के हिसाब से निकालते हैं, टोटल करके प्राइवेट कंजम्पशन। और इसका आप देखिए जीडीपी को कंट्रीब्यूशन कितना है। सो जीडीपी को ये 60% कंट्रीब्यूट करता है, विच मींस इंडिया में प्राइमरली जो जीडीपी है इट इज इफेक्टेड बाय द फाइनल कंजम्पशन बाय द पीपल। तो जो लोग कंज्यूम करते हैं सबसे ज्यादा जीडीपी उसी बेसिस पे आपकी इंक्रीज होती है। यानी कि अगर लोगों को महंगाई ज्यादा लग रही है, लोगों को टैक्सेशन ज्यादा लग रहा है, तो वो कंजम्पशन कम करेंगे बिकॉज दे वुड बी सेविंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंट्रिकसीज। तो इस वजह से आपका जीडीपी कम होता है। सो यू कैन सी हियर रिप्रेजेंट स्पेंडिंग बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स यानी आपके घर। Third is growth in PFCE is crucial as it drives private sector investment and broader economic activity। तो PFCE इसलिए इंपॉर्टेंट है फाइनल कंजम्पशन बिकॉज अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो यहाँ पे जो आपका प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है इसको भी सिग्नल जाता है कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए बिकॉज मेरा जो माल है वो बिकेगा। ठीक है। सेकंड इसका कंपोनेंट क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। तो ये जो जी है ये इसका एक और कंपोनेंट है। तो इट इज बेसिकली जो गवर्नमेंट आपका सैलरीज पे, सब्सिडीज पे, पब्लिक सर्विसेज पे आपका एक्सपेंडिचर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता है, वो सब आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये 10% ऑफ जीडीपी, यानी गवर्नमेंट का खर्चा आपकी जो टोटल जीडीपी वैल्यू दिख रही है उसका सिर्फ 10% कॉन्ट्रीब्यूट। और वहीं पर एक अकेला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है जो आप और मैं खाना खाते हैं, जो हम खर्चा करते हैं, वो जीडीपी में 60% तक विजिबल होता है। गवर्नमेंट के बाद थर्ड कंपोनेंट आ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, जिसको हम अदर वर्ड्स में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। दिस इज बेसिकली द इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट शो करता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, मशीनरी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो जिस भी तरीके से मेरा जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट है, मेरा सर्विस का कंट्रीब्यूशन अगर वो मेरा इंक्रीज होता है तो इसे मैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहूंगा। ये भी 30% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। इंटरेस्टिंगली 2024 में there is a reduction in final consumption, private consumption also, there is a reduction in government expenditure also, and there is a reduction in private investment also। तो तीनों ही यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं। इस वजह से आपकी जीडीपी की जो वैल्यू है वो आपकी 2024 में थोड़ी कम हुई है। एंड फोर्थ इज योर नेक्स्ट एक्सपोर्ट, बिकॉज हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, स्पेसिफिकली योर क्रूड ऑयल एंड योर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना एक्सेट्रा। इस वजह से हमारा जो नेट एक्सपोर्ट्स है ये हमेशा नेगेटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी से। सो अगेन जीडीपी इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX, और ये तीनों चारों जो हैं ये आपके रिड्यूस हो रहे हैं। सो इस वजह से आपकी टोटल जीडीपी जो ग्रोथ है वो भी कम हो रही है। रिमेंबर दिस, एक चीज समझना, जीडीपी यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है, हम सब बोल रहे हैं कि 7% से अगर हम ग्रो कर रहे हैं, अब वो 7 की जगह 6 हो गया, 5 हो गया। सो ऐसा नहीं है कि जीडीपी यहाँ पे नेगेटिव हो गई है। जीडीपी जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए उस स्पीड से नहीं ग्रो कर रही है। जो हमारी गाड़ी की स्पीड है अगर वो 100 पे होनी चाहिए वो अब 70 या 60 पे ही चल रही है। तो ऑब्वियसली जो भी हमारा हमें जो भी अचीव करना है, जैसे आवर गोल इज टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, उस तक पहुंचने में शायद हम 47 तक नहीं पहुंच पाए बिकॉज हमारी गाड़ी स्लो है। शायद हम 2055 या 60, प्रोवाइडेड
कि हम आगे जाके स्पीड को थोड़ा इंप्रूव कर लें तो शायद उससे पहले भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट योर जीडीपी इन इंडिया। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको इकोनॉमिक्स की जो न्यूज आती हैं इंडियन इकोनॉमी की, उनको समझने में बहुत आसानी होगी। अब यहां पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं जो जीडीपी का डेटा आपको प्रोवाइड करती हैं? सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है। इसके अंदर में आपका मेन ऑफिस होता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर ऑफिस, इंडिया का जो जीडीपी डेटा होता है इट इज प्रोवाइडेड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, व्हिच इज अ डिपार्टमेंट और एन ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद नेक्स्ट ऑफिस है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज अनदर बॉडी जो आपको जीडीपी का डेटा प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड आर देयर वी हैव सर्टेन प्राइवेट एजेंसीज आल्सो, रिसर्च फर्म आल्सो, क्रेडिट एजेंसीज आल्सो, इंटरनेशनल फर्म्स आल्सो, जो इंडिया का जीडीपी भी कैलकुलेट करके आपको बताती हैं, बिकॉज वी नीड कि डिफरेंट सोर्सेज अलग अलग मेथोडोलॉजी से हमें जीडीपी कैलकुलेट करके बताएं। और प्राइमरली जो डेटा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिस बेसिस पे हम ये कह रहे हैं इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुआ है, दैट इज द डेटा गिवन बाय द गवर्नमेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑफिस। तो ये गवर्नमेंट ने दे दिया, ये सेंट्रल बैंक ने दे दिया और ये प्राइवेट एजेंसीज ने दे दिया। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं इंडिया जीडीपी ग्रोथ के? अब देखिए, अगर आपको ये पर्टिकुलर जीडीपी कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, सो यू नो कि 4 कंपोनेंट्स है, 4 आपके सेक्टर्स हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि चारों सेक्टर्स आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वहां पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आप चैलेंजेस भी देखिए, चारों सेक्टर के ही चैलेंजेस हैं। स्लोइंग प्राइवेट कंजम्पशन, म्यूटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, स्टैग्नेंट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल ट्रेड, चारों सेक्टर में ही यहाँ पे कमी है। तो जस्ट बाय नोइंग कि जीडीपी का यहाँ पे क्या क्या किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है, क्या यहाँ पे एक्चुअल सिचुएशन है, उसी हिसाब से आप चैलेंजेस भी कर सकते हो। एंड इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी है। अगर ये 4 कम है, अगर मैं इन चारों को इंप्रूव कर दूंगा तो मेरा वे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको वे हाइट को भी बिना याद करे सिंपली इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, विच इज स्लोइंग प्राइवेट कंजम्पशन, तो बूस्ट कर दो प्राइवेट कंजम्पशन को। म्यूटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दो। इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेंट है तो इन्वेस्टमेंट को इंकरेज कर दो। और एक्सटर्नल ट्रेड में भी इशू हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म्स कर दीजिए। अगर ट्रेड पॉलिसी में रिफॉर्म्स कर दोगे तो वेरी सून मेरा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, मेरा जो इंपोर्ट है वो यहां पे कम हो जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ द जीडीपी इज कैलकुलेटेड। बिकॉज इस बार जीडीपी का आपका ये पूरा न्यूज आया था, सो आई थॉट इट वुड बी वेरी गुड कि आप जीडीपी का क्या कंसेप्ट है उसको समझ सके। ओके, इन केस अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज योर भारत पोल टू एड इन नेबिंग फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स वेर एवर दे हाइड, होम मिनिस्टर। तो यहां पे हमने एक पोर्टल लॉन्च करा जिसका नाम है भारत पोल। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये बना है भारत प्लस इंटरपोल के मिक्सचर से। सो इंटरपोल करके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इंटरपोल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल को आप सिंपली कह सकते हो इंटरनेशनल पुलिस। और ये बेसिकली जितने भी वर्ल्ड की पुलिस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, क्राइम फाइटिंग एजेंसीज हैं लाइक सीबीआई इंडिया में, इन सबको इंटरकनेक्ट करता है। और कोई इंटर कंट्री फ्यूजिटिव है, कोई इंटर कंट्री ऐसा कोई ग्रुप है, कार्टेल है जो क्राइम कमिट करता है इन डिफरेंट कंट्रीज, उस टाइप के क्रिमिनल्स को नैप करने के लिए, उस टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए ये वर्क करता है। तो यहां पे हमने एक पोर्टल क्रिएट करा है भारत पोल, जिसको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, इसका मेन काम है कोऑर्डिनेट करना विद द इंटरपोल। कि इंटरपोल से अगर किसी को कोऑर्डिनेट करना है इंडिया में तो वो किस एजेंसी से करे। तो यूजुअली सीबीआई से करता था या मिनिस्ट्री से करता था। अब हमने ये पोर्टल क्रिएट कर रहा है जिसके थ्रू हमने हर को सिस्टमैटिक डिजिटलाइज कर दिया है। तो अगर इंडियन फोर्सेस को इंटरपोल से कुछ भी कनेक्शन करना है तो वो भारत पोल के थ्रू उनसे कनेक्ट कर सकता है। इंटरपोल या किसी कंट्री को जो इंटरपोल का मेंबर है उसे इंडिया से कोई मदद चाहिए, इंडिया से कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो भारत पोल पोर्टल के थ्रू इंडियन एजेंसीज के साथ कांटेक्ट कर सकता है। ओके, सो भारत पोल इज बेसिकली अ पोर्टल टू कनेक्ट इंडियन लॉ एनफोर्समेंट विद इंटरपोल, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जस्ट मैंने आपको यही एक्सप्लेन करा है कि इट इज बेसिकली टू कनेक्ट इंडियन लॉ एनफोर्समेंट विद इंटरपोल व्हिच इज इंटरनेशनल पुलिस। इस भारत पोल को किसने डेवलप करा है? सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो मेन एजेंसी थी आपके इंटरपोल से यहां पे कोऑर्डिनेट करने के लिए। अब भारत पोल के थ्रू सीबीआई एंड बाकी एजेंसीज हैं वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगी।
what does your Bharat Pol do? It basically facilitate justice delivery for crime committed in India even when criminals flee abroad. For example, कोई पर्सन इंडिया में क्राइम करता है और इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री में जाके छुप जाता है या वहां की सिटीजनशिप ले लेता है, तो यहाँ पे जस्टिस डिलीवरी को फैसिलिटेट करने के लिए सो दैट हम यहाँ पे इंटरपोल को मैसेज सेंड करेंगे कि ये पर्सन जो है, इसकी इंफॉर्मेशन मिली है कि ये पर्टिकुलर पर्सन लेट्स से फ्रांस में छुपा हुआ है, स्पेन में छुपा हुआ है या यूएस में छुपा हुआ है, और इंटरपोल के थ्रू हम उस पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे कैच करवाएंगे। तो पहले क्या हो रहा था, पर्सन टू पर्सन या एजेंसी टू एजेंसी कम्युनिकेशन हो रहा था। अब हमने एक सिस्टमैटिक तरीका बनाया है जिस पोर्टल के थ्रू हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। अब पहले एक बार इंटरपोल को समझ लेते हैं, फिर भारत पोल कैसे वर्क करता है इसको हम समझेंगे। सो इंटरपोल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग पुलिस कोऑपरेशन। तो इंडिया की जो फोर्सेस है, बाकी कंट्रीज की जो फोर्सेस हैं, वो इस इंटरपोल के थ्रू कोऑर्डिनेट करती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सो लायन फ्रांस के अंदर में इट इज हेडक्वार्टर, एंड मेजर जॉब इज टू हेल्प ईच अदर्स कंट्रीज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू फाइंड आउट फुजिटिव्स एंड टू स्टॉप द क्रॉस बॉर्डर्स और इंटर बॉर्डर क्राइम्स ऑल्सो। तो साइबर क्राइम्स हुए एक्सेट्रा, इसमें ये बहुत यूजफुल हो सकता है। इसके बाद भारत पोल के की फीचर्स क्या हैं? तो इसके अंदर में कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, की फीचर्स हैं जिसके थ्रू ये करता है। जैसे इसमें एक कनेक्ट मॉड्यूल है विच इज बेसिकली आप वहां जाओगे, कनेक्ट पे क्लिक करोगे और आप इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हो। इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कोई भी एजेंसी है, सीबीआई ही नहीं, लेट्स से एनसीआरबी एक्सेट्रा, वो इंटरपोल से कनेक्ट करना चाहे भारत पोल के थ्रू कनेक्ट मॉड्यूल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं इंटरपोल से। सेकंड इज इंटरपोल नोटिसेस। इंटरपोल कई तरह के नोटिसेस इशू करता है, हम उसको भी अभी रीड करेंगे। वो नोटिसेस को फैसिलिटेट करना, इंडियन एजेंसी को कोई नोटिस निकलवाने इंटरपोल से, तो इसके थ्रू इस पर्टिकुलर नोटिस को रिक्वेस्ट किया जा सकता है। थर्ड इज रेफरेंसेस। रेफरेंसेस की जो भी क्रिमिनल इंफॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, उन सबकी रिपोजिटरी है, डेटा बैंक है यहाँ पे, जो भी क्रिमिनल इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ डेटा में प्रोवाइडेड होगी। फोर्थ इज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट इज बेसिकली कि जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट करवानी किसी के बारे में, वो यहाँ पे इजीली अपडेट कर दी जाएगी। एंड फिफ्थ इज योर रिसोर्सेज। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, इंटरपोल के पास कुछ यहाँ पे उसको एविडेंस मिलते हैं, वो यहाँ पे रिसोर्स के अंदर में शेयर कर सकता है। इंडियन फोर्सेस इंटरपोल के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकती है। एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस? तो इट इज गोइंग टू सिंप्लीफाई द एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस। किसी क्रिमिनल को इंडिया में बुलाना है, सो हमारे पास सारा एविडेंस डिजिटली अवेलेबल होगा। हम बहुत क्विकली इस पर्टिकुलर डेटा को भारत पोल पे अपलोड करके इंटरपोल को प्रोवाइड कर देंगे, इंटरपोल हमें प्रोवाइड कर देगा। तो जो एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इस भारत पोल इनिशिएटिव को यहां पे लॉन्च करा है। नाउ अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे इंटरपोल कुछ नोटिसेस इशू करती है। सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इंटरपोल नोटिसेस, जिसमें मैं एक या दो कवर करके बताता हूं आपको। जैसे पहला है रेड नोटिस। तो इंटरपोल ये नोटिस निकालता है सारे मेंबर कंट्रीज, जो इसकी 195 कंट्री मेंबर्स हैं, सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड जब भी किसी पर्सन के लिए रेड नोटिस निकाला जाता है, इट इज बेसिकली ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये वांटेड है किसी मेंबर कंट्री के अंदर में, एंड जो भी जिस भी कंट्री के पास इसकी इंफॉर्मेशन है, प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द इंटरपोल। तो लेट्स से कि कोई लेट्स से विजय माल्या का एग्जांपल। विजय माल्या है जो इंडिया के अंदर में एक फ्यूजिटिव है, जो इंडिया से भाग गया क्राइम करके। तो यहां पे अगर उसके अगेंस्ट में रेड नोटिस निकाला जाता है, सो इंटरपोल ये नोटिस निकालेगा, सारे मेंबर कंट्रीज में सेंड करा जाएगा। जिस भी कंट्री के पास उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है या किसी कंट्री में वो प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहां पे इंटरपोल को दी जाएगी। क्या उसके बाद उसे अरेस्ट भी किया जाएगा? सो आंसर इज नो। इंटरपोल सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का एक टूल है, यहां पे बस वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इसके बाद का जो एक्शन होगा वो कंट्रीज के बीच में किया जाना है। ठीक है, एक और नोटिस हम देख लेते हैं, ब्लू नोटिस, विच इज बेसिकली टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज। तो यहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है सो दैट कि अगर किसी भी मेंबर कंट्री को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मिल जाएगी। थर्ड इज ग्रीन नोटिस, टू वार्न मेंबर्स कंट्रीज अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटीज बाय एन इंडिविजुअल। लेट्स से कोई एक्स पर्सन इंडिया का क्रिमिनल किसी और कंट्री में जाता है, तो हम उसको ग्रीन नोटिस इशू करके वार्न कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, प्लीज कीप एन आई ऑन हिम, क्योंकि शायद आपकी कंट्री में कोई क्राइम कमिट कर सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे आपके नोटिसेस होते हैं जो इंटरपोल इशू करता है अगेंस्ट द क्रिमिनल्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ओके, सो दिस इज योर टाइप। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट टू हियर टुमारो प्लीज सीकिंग रिव्यू ऑफ सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक रिव्यू पिटीशन फाइल करी है। व्हेन डज अ रिव्यू पिटीशन इज फाइल? सो रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है। अब जो पिटिशनर है, दे वांट की जजमेंट शायद ढंग से नहीं दिया गया है, तो वापस से रिव्यू करा जाए, वापस उस जजमेंट को देखा जाए। तो उसके लिए रिव्यू पिटीशन जो है वो कल आपकी सुप्रीम कोर्ट यानी आज उसकी हेयरिंग स्टार्ट करेगी रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिज। अब यहां पे पहले तो आप कंटेक्स्ट
समझिए कि इंडिया के अंदर में जो आपकी LGBTIQ कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एक्सेट्रा, ये जो कम्युनिटी है, दे हैव बीन डिमांडिंग द राइट टू गेट मैरिड विद ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाउएवर इंडिया के अंदर में लास्ट ईयर एक जजमेंट आया था 2023 में, सुप्रियो चक्रवर्ती वर्जन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मैरिज को फंडामेंटल राइट नहीं माना है। एट द सेम टाइम दे हैव स्टेटेड कि राइट टू मैरिज अगर LGBT कम्युनिटी को मिलेगा, दिस वुड नॉट बी बाय द कोर्ट बट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, व्हिच मींस इट वुड बी बाय द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो डिसाइड करेंगे कि क्या LGBT कम्युनिटी को यहां पे मैरिज राइट भी मिलना चाहिए नहीं। बट वॉट अबाउट देयर रिलेशनशिप, क्या उनका रिलेशन में रहना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, क्या वो इंडिया में वैलिड है? सो द आंसर इज यस। तो यहां पे गवर्नमेंट ने या आपके सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक जजमेंट दिया था, 2019 में एक जजमेंट दिया था, सॉरी, उस जजमेंट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स रिलेशनशिप को यहां पे वैलिड एंड लीगल डिक्लेयर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली कहा कि दो कंसेंटिंग एडल्ट बंद कमरे में क्या करते हैं वो गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट दे डू इन प्राइवेट स्पेस इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कशन। तो पब्लिक में उसको डिस्कस करने का या उनको पनिश करने का कोई राइट नहीं है। सो विच मींस कि इंडिया के अंदर में सेम सेक्स जो कपल्स हैं वो साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी लीगल राइट टू गेट मैरिड, और उसके जो इंप्लीकेशंस होते हैं वो उन पे फॉलो नहीं होते हैं। अब इंप्लीकेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर एक मैन और वुमेन मैरिज की सिचुएशन इंस्टीट्यूशन में एंटर करते हैं तो उनके कुछ एक दूसरे की तरफ वहां पे कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कि वो एक दूसरे से चीट नहीं कर सकते। लेट्स से अगर आगे जाके उनके बच्चे होते हैं तो दोनों के पास उसकी कस्टडी होती है। लेट्स से उनमें डाइवोर्स होता है तो मेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वुमेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाएगी, आगे जाके प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, सक्सेशन कैसे होगा, अडॉप्शन अगर उन्हें करना है तो कैसे करेगा, क्या उसके प्रोसीजर है, वो सब प्रोवाइड होता है। तो बिकॉज उनको लीगली मैरिज का राइट नहीं LGBT कम्युनिटी को, तो उनके पास में ये पर्टिकुलर राइट्स उन्हें अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, तो यही सब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। पहला है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। सो यहां पे सेक्शन 377 था IPC का, भारतीय न्याय संहिता में ये पर्टिकुलर सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, बट 377 जो सेक्शन था आपका, इसको यहां पे चैलेंज करा गया आपके पहले दिल्ली हाई कोर्ट में। और सेक्शन 377 जो कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, विच इज बेसिकली कि इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि नेचर के अंदर में प्रोक्रिएशन या बच्चे पैदा करने के लिए ही आप यहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो। तो अगर कोई दो मेन या दो वुमेन कर रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि यहां पे कोई बच्चा आ सकता है, तो इसलिए दिस इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। हाउएवर इसके अगेंस्ट भी आर्गुमेंट जो कभी और डिस्कस करेंगे। इस बेसिस पे नाज फाउंडेशन केस में सेक्शन 377 को यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया गया था, एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ये जो सेम सेक्स या होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है इनको उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। हाउएवर फिर आपका 2013 में सुरेश कुमार कौशल में इस दिल्ली हाई कोर्ट की नाज फाउंडेशन को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर दिया था। दे सेड कि सेक्शन 377 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और इस टाइप के जो रिलेशनशिप है वो क्रिमिनलाइज्ड है इंडिया के अंदर में। हाउएवर देन अगेन इट वाज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट इन 2018। तो जो आपका सुरेश कौशल जजमेंट था, इट वाज अ 2 जज बेंच। यहां पे एक 5 जज बेंच बैठी नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में 2018 में, और 5 जज बेंच ने यहां पे सेक्शन 377 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा, विच मींस कि होमोसेक्सुअल कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं, विच आल्सो इंक्लूड्स द देयर राइट टू लिव टुगेदर आल्सो। यानी दो जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, प्राइवेट रिलेशनशिप रख सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी इन अ लीगली बाइंडिंग मैरिज रिलेशन, यानी मैरिज जो है उनके पास में राइट प्रोवाइडेड नहीं है। अब 2023 में आपका फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये चीज चैलेंज करी गई कि दे वांट द राइट टू मैरिज आल्सो, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस पर्टिकुलर राइट को रिकॉग्नाइज नहीं करा है। तो इसी पर्टिकुलर जजमेंट को वापस से रिव्यू के लिए पुट अप किया गया है कि वो जो जजमेंट है रिगार्डिंग देयर राइट टू मैरिज, इसको वापस से गो थ्रू करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो सेम सेक्स मैरिजेस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया बिकॉज इंडियन जो लॉज है मैरिज के, पर्सनल लॉज हैं या आपके जो प्रॉपर लेजिस्लेशन है, हिंदू मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इन सब के अंदर में चाहे पर्सनल लॉज हो, सिर्फ रिलेशनशिप और अ मैरिज ओनली बिटवीन मेन एंड वुमेन इज रिकॉग्नाइज, तो इसलिए उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। हाउएवर यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके पास में राइट कौन सा है। सो
नो दिस कि उनके पास राइट टू मैरिज नहीं है, बट दे हैव द राइट टू एंटर इनटू कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप। तो उनके पास में सेम सेक्स रिलेशनशिप में एंटर करने का राइट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जस्ट बिकॉज कोई पर्सन LGBTQI है, लेस्बियन है, गे है, एक्सेट्रा है, दे स्टिल वुड हैव द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। तो उनके पास में जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उनसे उनको बेदखल नहीं किया जा सकता, उनका राइट रहेगा प्रॉपर्टी के अंदर में। मोर ओवर दे हैव द राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन ऑल्सो, बट एज अ सिंगल पेरेंट। रिमेंबर दिस, नॉट एज अ कपल बट एज अ सिंगल पेरेंट। सो लेट्स से दो विमेन है, वो रिलेशनशिप में है, अगर एक सिंगल विमेन एज अ मदर किसी को अडॉप्ट करना चाहे तो वो कर सकती हैं, बट एज अ कपल उसके अंदर में उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। विच मीन्स कि जो राइट होगा, कस्टडी होगी, लेट्स से कल दोनों विमेन्स अलग हो जाती हैं तो जो रिकॉर्ड बुक्स में या डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जो मदर की तरह रिकॉग्नाइज है, सिर्फ उसी के पास में सारे राइट्स होंगे विद रिगार्ड टू टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। तो ये पर्टिकुलर राइट्स होते हैं। एंड ऑल्सो दे कैन एग्जीक्यूट विल्स ऑल्सो, खुद की वसीयत भी वो बना सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी जिसको देना चाहे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके इंडिया के अंदर में ये पर्टिकुलर राइट्स रिकॉग्नाइज है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। 6000 लीडर्स फ्रॉम 75 नेशंस टू अटेंड प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। तो आपका इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। सो एवरी 2 इयर्स, पहले एनुअली होता था, अब हर 2 साल में होता है प्रवासी भारतीय दिवस, यानी प्रवासी बेसिकली समवन हु हैज गॉन फ्रॉम फॉरेनर। तो फॉरेनर भारतीय दिवस, तो कोई पर्सन जो पहले इंडियन ओरिजिन का था अब किसी और कंट्री में रहता है, उन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके इंडियन कनेक्शन को वापस से रिवाइव करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है, ये पर्टिकुलर इवेंट जो है, ये होस्ट करना स्टार्ट करा है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो एवरी 2 इयर्स, नॉट बाइनरी नाउ, नॉट एनुअली, जनवरी 9 को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। व्हाई वी हैव चोजन द डेट ऑफ जनवरी 9? सो इट इज द डेट ऑफ जनवरी 9 फ्रॉम 1915। जनवरी 9 1915 वाज अ डेट जिस दिन महात्मा गांधी केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। साउथ अफ्रीका से इंडिया इन्होंने रिटर्न किया था। तो इस पर्टिकुलर डेट को हम जनवरी 9 1915 को कमेमोरेट करते हैं एज प्रवासी भारतीय दिवस। तो उनके जो वर्ल्ड वाइड इंडियन डायस्पोरा का जो उन्होंने जो भी अचीव करा है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए हम इस पर्टिकुलर डेट को यहाँ पे एज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। एंड आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फर्स्ट आपका नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का टेन्योर था, उसमें 2019 में दे डिसाइडेड कि rather than organizing this particular event only in New Delhi, they decided कि we are going to do it all over India also। तो यहाँ पे उन्होंने 2019 से प्रैक्टिस स्टार्ट करी कि rather than organizing the particular fest only in Delhi, they started to organize this particular प्रवासी भारतीय दिवस in different states। तो आपका 2019 में फर्स्ट टाइम हुआ था जब किसी और स्टेट के अंदर में आपके इस पर्टिकुलर डेट को, यहाँ इस पर्टिकुलर इवेंट को कमेमोरेट करा गया। ऑन द सेम लाइन इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है आपका 18th एडिशन, दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, और जो सिटी इसको कर रहा है दैट इज भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो है वो इस बार आपका प्रवासी भारतीय दिवस को ऑर्गेनाइज कर रहा है। अंडर व्हाट थीम? सो द थीम इज डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन क्या है एक विकसित भारत बनाने के लिए, डेवलप इंडिया के लिए, उस पर्टिकुलर थीम पे है। एक और क्वेश्चन, चीफ गेस्ट कौन है? सो चीफ गेस्ट इज समवन हु इज ऑफ इंडियन ओरिजिन और कहीं किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे या कुछ इंपॉर्टेंट अगर वो रोल प्ले करता है उसको हम चीफ गेस्ट बनाते हैं। एंड इस टाइम चीफ गेस्ट बने हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इट्स एन आइलैंड इन द वेस्ट इंडीज, अमेरिकन में, अमेरिकास के अंदर में आपका आइलैंड है ये। उसका त्रिनिदाद एंड टोबैगो के जो प्रेसिडेंट है ही और शी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू इज द करंट चीफ जस्टिस और इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड शी इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रवासी भारतीय दिवस। व्हाट इज द स्पेशल फीचर? तो इस बार हमने एक प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च करी है फॉर द डायस्पोरा। तो अगर वो इंडिया विजिट करते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजियस कल्चरल डेस्टिनेशन है उनको ये इस पर्टिकुलर ट्रेन के थ्रू विजिट कर सकते हैं। एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू 2019 के अंदर में हमने इस पर्टिकुलर चीज को किया था। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कब किया है? सो 2003 में हमने इसे फर्स्ट टाइम कमेमोरेट किया था और अब हम इसे हर 2 साल में इसको करते हैं, विच मीन्स 2024 में नहीं था, 2023 में इसको करा गया था और अब 2025 में भुवनेश्वर में इसको हम यहां पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इंडोनेशिया जॉइंस ब्रिक ब्लॉक एज अ फुल मेंबर।
ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ब्रिक्स के, बिकॉज ब्रिक्स को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं एंड फिर से जब भी इसकी आपकी सबमिट होगी इसको फिर से हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहां पे हम ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं, विच इज नाउ ब्रिक हैज अनदर मेंबर, यानी अब ब्रिक एक 10 मेंबर ग्रुपिंग बन चुका है, विच इज इंडोनेशिया हैज आल्सो जॉइंड इट एज अ फुल मेंबर। सो इंटरेस्टिंगली इंडोनेशिया ने अपना अप्रूवल 2023 में दिया था, विच मींस स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2024 इट हैड बिकम अ मेंबर, बट इट स्टेटेड कि मैं अपना रोल जो है वो ऑक्यूपाई करूंगा आफ्टर इलेक्शंस इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के अंदर में 2024 में इलेक्शन शेड्यूल से, सो दे सेड कि वंस वी आर डन विद द इलेक्शन उसके बाद से हम इसमें एज अ फुल मेंबर इस पर्टिकुलर ब्लॉक को ज्वाइन करें। तो जो ब्रिक्स आपका इट्स एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर द प्राइमरी कंट्रीज और द इनिशियल कंट्रीज विच आर बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उससे आपका ब्रिक्स निकलता है। मेनी टाइम इसके हिस्ट्री पे क्वेश्चन बन के आ चुका है। फॉर एग्जांपल की जो पर्टिकुलर नेम है ब्रिक, जो नेम है ये कहां से आया, इसको सजेस्ट किसने किया था? सो 2001 में गोल्डमैन सैक के एक रिपोर्टर है जिम ओनील, इन्होंने यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इसका एक ग्रुपिंग बनाया और बोला कि दिस कैन बी अ गुड चैलेंजर टू द यूएस हेजेमनी ऑल्सो। यूएस का जो डोमिनेंस है, हेजेमनी है, उसको यहां पे रिपेल करने के लिए ब्रिक एक अच्छा यहां पे ग्रुपिंग क्रिएट करा जा सकता है, विच इज बेसिकली की इकोनॉमिक पोटेंशियल इनका क्या है उसको यहां पे करने के लिए 2009 में ब्रिक का, नॉट ब्रिक्स का, ब्रिक का यहां पे पहला सबमिट होता है इन रशिया ओनली। 2010 में साउथ अफ्रीका इस पर्टिकुलर ज्वाइन ग्रुप करता है, इस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करता है ब्लॉक को, और अब ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन जाता है। करंटली जो आपका ब्रिक्स है ये मोर देन 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, यानी कि अगर इन कंट्रीज की पॉपुलेशन ऐड कर दी जाए तो 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन और 25% जीडीपी, एंड ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो होगी यहाँ पे 40%। चाइना, इंडिया जैसी कंट्री जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज है वो इसके मेंबर्स हैं। एंड करंट मेंबरशिप क्या है? तो 5 कंट्रीज तो आपकी वो हैं, 4 कंट्रीज ने आपके इस साल ज्वाइन किया तो अब इंडोनेशिया ने करा, तो अभी करंटली इसमें 10 मेंबर्स हैं। डू नॉट वरी, कई बार इस पे डाउट रहता है सऊदी अरेबिया मेंबर है या नहीं है। वेरी सून इस साल की जब आपका इस बार का जब ये ब्रिक समिट का सारा और क्लियर हो जाएगा, समिट के जब वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी उसमें वी वुड हैव क्लियर आइडिया कि इसके मेंबरशिप क्या है। बट करंटली देयर आर 10 मेंबर्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सो ये 5 तो इसके ओरिजिनल मेंबर्स हैं। लास्ट ईयर इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ने ज्वाइन करा, एंड now finally Indonesia has also become a member. So currently you can say कि currently there are 10 members in the BRICS grouping after joining of Indonesia also. Okay, so this is regarding your BRICS of the current membership of the BRICS country also. Okay. Okay, so students, these were the important news from the Hindu Indian Express. I hope this initiative is useful to you all. In case you have any doubt, any feedback, आपको कुछ भी हमें बताना है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. If you have any questions specific to this particular thing or some other thing, you can also question in the comment box. Okay, with this message, I would like to end today's session. Thank you and have a very nice day.